हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राकेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th साइंस अनसॉल्व का सेट चौथा हल करने जा रहे हैं, जिसका पेपर कोड 824 IM है। यह सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि जो कि आप लोग पढ़ोगे, अभी समझोगे तो सारी चीज़ों को खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि इसके क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग इस सेट को शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हमारा 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय शुरू होता है। देखिए यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसमें कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। जैसे देखिए, ये आपका एक अवतल दर्पण है और ये उसका अक्ष है, मुख्य अक्ष है। तो देखिए, अगर यहाँ पर से कोई प्रकाश किरण कहीं से निकालेंगे तो देखिए, जो किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है ये फोकस से होकर जाती है, लेकिन जो एक दूसरा किरण होता है वो वक्रता केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी वाला हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कौन सा लेंस होगा? तो आपको मैं बता दूं कि उत्तल लेंस जो होता है ये वस्तु का सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन जो है वो आँख की जो पंचमाभी मांसपेशियाँ होता है इसके द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन आप सभी का डी वाला हो जाएगा। ठीक है, जब आँख के आप पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, एक जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में यही होता है, पंचमाभी मांसपेशियों के दुर्बल या कमजोर होने के कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण ही जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब पर 400 वाट यानी पी का मान दिया गया है 400 वाट। ठीक है, उसके बाद 200 वोल्ट यानी भी का मान आपका दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है, ये दिया गया है आपका। अब इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो ये 110 ओम होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फार्मूले की मदद से। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत स्तंभ ए में दिए गए हैं। स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करिए, यानी इसका मिलान करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, और इसको हम लोग आमीटर कहते हैं, और इसको हम लोग सेल या बैटरी का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जब इस तरह का चिन्ह कहीं देखते हैं तो इसको हम लोग क्रॉसिंग तार समझते हैं। ठीक है, या तार क्रॉसिंग समझते हैं। तो यानी कि पहला हमारा तीसरे पे गया, और उसके बाद दूसरा हमारा चौथे पे जा रहा है, तीसरा हमारा दूसरे पे जा रहा है, और चौथा हमारा पहले पे जा रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन का सारा मिलान सही है, यानी इसमें सही मिलान किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी धारावाहिक प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगा। यानी अगर किसी धारावाहिक प्रणालिका को या चुंबक को मुक्त रूप से धागे से बांध के अगर ऐसे लटका दिया जाए तो वो सदैव इसी दो दिशा में जाके ठहर जाता है। ठीक है, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में वो जाके ठहर जाता है। इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती हैं। तो कौन सी धातुएं ठोस अवस्था में नहीं होती हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। जो है ये मरकरी होता है, ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता है, तभी ये द्रव में ही होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। ये जब आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया, यानी कि इसको गर्म किया गया, तो ऊष्मा का मतलब गर्म किया गया, तो ये दो भागों में टूट गया, अपघटित हो गया, तो ये हमारा एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, इस तरह से आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं हम। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो कार्बन श्रृंखलन का गुण कार्बन में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यही कार्बन चेन जो है श्रृंखला बनाते हुए चली जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एल्काइन है, तो देखो एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो यहाँ पर एल्काइन, एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ईंधन एवं औषधीय के रूप में उपयोग होता है, तो ये है एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है CH3CH2OH होता है, यही है इसका, ठीक है। इसका सी आप बी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया में कहने का मतलब है कि शरीर से अपवार्जक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये हमारा है जो है वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन इसको कहा जाता है। ये शरीर से जो है गुर्दे की इकाई से उत्सर्जन करता है अपवार्जक पदार्थों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम जो है पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है और जाइलम जो है पौधों में जल का वहन करता है, जल का स्थानांतरण करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको जो है कार्बन डाई और जल की आवश्यकता भी होती है, क्लोरोफिल की भी होती है, सूर्य के प्रकाश की भी होती है। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीजन कोशिका के किस भाग में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो मेंडल ने अपना प्रयोग जो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था, ठीक है, ध्यान रखिए। मटर के पौधे पे किया था लेकिन वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो ये CFCl2, ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए आहार श्रृंखला जैसे घास बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, तो ये एक आपका आहार श्रृंखला बन रहा है। इस तरह से पूरे विकल्प वाले क्वेश्चन हमने आप सभी को बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। अब हम लोग जो है आते हैं वर्णात्मक प्रश्न पे। तो देखिए हमारा वर्णात्मक प्रश्न जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो अब हम लोग का पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखिए किस प्रकार से होती है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग चित्र भी देख सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर कोई प्रकाश किरण है और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसको जिस तरह से जाना चाहिए बल्कि वो उस तरह से ना जा करके ये अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है नेत्र की दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दीर्घ कहो या दूर कहो एक ही बात है, तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यानी कि दूर दृष्टि दोष क्या है, उसका निवारण एवं सब कुछ आपको बताना है विस्तार से। तो चलिए हम लोग जो है दूर दृष्टि दोष के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग इसको समझिए। देखिए दूर दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। व्यक्ति में इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। अब ये किस कारण से होता है, तो लेंस की वक्रता कम हो जाने से हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये पहला समस्या है। और दूसरा समस्या क्या है, नेत्र के गोलक का व्यास जो है अगर कम हो जाए तो भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसके दो कारण हैं। अब इसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ से हमने पूरा आपको जो है सब कुछ बता दिया जो जिस प्रकार से प्रश्न पूछा था। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो देखिए पहले आप लोग उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र जान लीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होता है, ठीक है। यहाँ पर f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है, u वस्तु की दूरी होती है। अब उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताना है, तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला उपयोग है सड़क के किनारे लगे बल्बों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किरणों को अधिक क्षेत्रफल में फैला देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
दूसरा उपयोग है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे वाहनों के पीछे के क्षेत्र का सीधा और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा देखा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो उपयोग इसके बता दिए आप लोग को, दोनों उपयोग को आप लोग नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरे में न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो उसी अनुसार हम लोग हल करते हैं। ये हमारा जो है दूसरे क्वेश्चन का दूसरा है। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर वस्तु की जो है आपकी ऊंचाई दिया गया है h बराबर। ठीक है, आप h1 बराबर भी मान सकते हैं। ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर फोकस दूरी आपका जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हमने भी लिख लिया। उसके बाद वस्तु कितना दूर रखा है, तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ होता है, इसलिए यूँ बराबर ये आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इसको भी लिख लिया। अब हमको भी का मान आपको बताना है, तो चलिए हम लोग लेंस से सूत्र लगा देते हैं, हमारा निकल जाएगा। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है। तो 1/f का मान आपका 20 दिया गया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, बराबर उसके बाद 1/v निकालना है, माइनस का 1/u, u का मान आपका माइनस का 30 है, और यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। अब इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/20, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1/30 हो जाएगा। अब 1/v बराबर यहाँ पर इसका लासा लिया जाएगा भाई। अब यहाँ पर मैं इसको जो है लासा लूँगा 20 और 30 का लासा, तो इसका लासा 60 हो जाएगा। 20 यहाँ 60, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 माइनस का 30 दूना 60, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 1/v बराबर इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बटे में 60 आ जाएगा, और इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो यानी v का मान आपका 60 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ये लेंस के सामने से दूसरी ओर, ठीक है, लेंस के दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, दूसरी ओर बनेगा, दूसरी ओर बनेगा तो ये प्लस में आया, इसका मतलब दूसरी ओर बन रहा है। तो अब हम लोग जो है इसका दूसरा वैल्यू भी निकाल लेते हैं इस साइड में। तो देखिए दूसरा वैल्यू के लिए आपको आवर्धन का सूत्र पता है, ये होता है v/u बराबर में h1 बटा होता है h2। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ठीक है, और ये वस्तु की लंबाई होती है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं, इसी का प्रयोग कर लेते हैं, और मान रख के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर v का मान आपका 60 है, और बटे u का मान आपका माइनस का 30 है। तो यहाँ पर और u का मान आपका 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने रख लिया। बराबर में h1 हमारा प्रतिबिंब की लंबाई है, उसी का लंबाई हमको बताना है, और h2 हमारा वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मैं तिरछा गुणा कर लेता हूँ, तो h1 × 30 बराबर में 60 × 2। ठीक है, यहाँ पर h1 बराबर, और ये हो जाएगा 30 × 2 बटे में, यहाँ पर 3 जो है, ये 30 जो है इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो h1 बराबर आपका 2 दूना 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या आ गया, प्रतिबिंब की लंबाई भी निकल चुका है। इस तरह से ये हमको ज्ञात करना था। यहाँ पर आप इसको h2 मान सकते थे। ठीक है, यही हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसका उत्तर देखिए, तो देखिए यही उत्तर है इसका। पिछले वीडियो में भी, पिछले सेट में भी ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया था, फिर आपको दिया जा रहा है। देखिए किसी चालक पर लगने वाला बल जो है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करता है। दूसरा, उस चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तीसरा, उसके पास जो है चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद चौथा, उसके बीच जो कोण बनाता है उस पर निर्भर करता है। और अगर इन चारों को मैं मिला देता हूँ तो ये हमारा बल जो है इन सभी चारों कारकों पे निर्भर करता है। तो एक फार्मूला बनता है F बराबर IVL sin थीटा।
यही हमारा इसका जो है निर्धारण होता है, इस फार्मूले का, इस नियम का यही निर्धारण होता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस केवल यही चारों कारक को आप जानिए और इन्हीं चारों को लिखते चले जाइए। बस यहाँ पर लास्ट में यही फार्मूला बना दीजिए सबको मिला करके। तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मात्र 2 नंबर का है। अगर मैं दो दो अंतर लिख दूंगा तो ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और उसके बाद धारावाही प्रणालिका के भी 2 ध्रुव होते हैं, यानी इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं, इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं। अब उसके बाद दूसरा अंतर देखिए, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और इसे देखिए धारावाही प्रणालिका को, इसे भी स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-2 अंतर अगर आप लोग लिख देते हैं तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 2-2 नहीं बल्कि मैं आपको और भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप तीसरा और चौथा अंतर भी देखिए। तीसरे में बताया गया क्षण चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। धारावाही प्रणालिका के भी सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ये लगभग गुण जो है सब में समान पाया जाता है, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। चौथा अंतर देखिए, यह प्रेक्षण की क्रिया प्रदर्शित करता है, यह भी प्रेक्षण की क्रिया दर्शाता है, यानी दोनों में लगभग समान गुण पाए जाते हैं। यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यानी हमारे कहने का मतलब है कि चुंबक और धारावाही प्रणालिका ये दोनों समान तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इनमें लगभग कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमको बताने के लिए बोल रहा था तो हमने 2-2 अंतर आपको इसमें बता दिया। अगला क्वेश्चन है, धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम तथा सीधी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो देखिए दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम है। अगर हम अपने दाहिने हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ते हैं, अंगूठा इस दिशा में हो, यानी चाहे इस तरह से पकड़े चाहे इस तरह से, तो देखिए ये किस किस को दर्शाता है। धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां तार पर लिपटी हो, वह अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यानी लिपटी हुई जो उंगलियां हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और यही प्रश्न हम लोगों से पूछा था कि इसको बताओ और इसकी रेखाओं को दर्शाओ। तो यहाँ पर हमने जो है देखिए यहाँ पर चित्र बना दिया और उसके बाद जो है इसका जैसा नियम पूछा तो नियम हमने लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पर चित्र भी बनाने के लिए बोला था तो चित्र भी बना दिया गया। तो यहाँ पर इसका दोनों काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो है इसमें पूछा गया है, दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। तो पहले हम लोग कुल प्रतिरोध निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 ओम वाले को हम लोग समांतर में निकालते हैं, तो 1/r डैश इसको मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/r डैश बराबर हमारा जो आएगा वो, या r डैश ना मान करके r1 भी मैं मान सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1/4 प्लस 1/4 करके हम इसको निकालेंगे क्योंकि ये समांतर क्रम में है। तो 1/r1 बराबर ये हमारा निकल के आएगा क्या, ये 4 का लासा 4 हो जाएगा, फिर ऊपर 1 + 1 हो जाएगा। तो 1/r डैश r1 बराबर, यहाँ पर डैश नहीं r1 बराबर ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, और यहाँ पर इसको पलट देंगे तो ये r1 बराबर हो जाएगा 4/2, काट देंगे तो यहाँ पर ये 2 ओम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका 2 ओम निकल गया। अगला अब देखिए यहाँ पर ये 2 ओम निकल गया और बाकी 5 ओम वाला फंस रहा है, तो उन सभी को अभी हम समान श्रेणी में निकालेंगे। अब 10-10 ओम वाले को निकालिए। तो ये पहला शर्त हमारा था। अब ये देखिए, अब ये दूसरा है, ये तीसरा शर्त है। तो दूसरे वाले को हम 5 ओम अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं इसको R2 बराबर 5 ओम मान करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। अब तीसरा कंडीशन मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर 1/R3 बराबर, ये दोनों हमारा जो है नीचे ऊपर है यानी समांतर क्रम में है, तो इनका कुल मान निकालेंगे 1/10 प्लस 1/10 करके। तो यहाँ पर 1/R3 बराबर ये हमारा 10 लासा हो जाएगा इसका, और ये 1 + 1 आ जाएगा। तो 1/R3 बराबर ये हो जाएगा 2/10, और इसको पलट देंगे तो R3 बराबर ये 10/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 ओम। अब यहाँ पर देखिए, अब ये R1
R2 और ये R3 आपका जो है श्रेणी क्रम में हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं R1, अब R2 R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका जो कुल प्रतिरोध होगा वो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर ये हो जाएगा, R1 का मान आपका 2 है, प्लस R2 का मान आपका 5 है, प्लस R3 का आपका भी 5 है। तो कुल मिलाकर के आपका 5 5 10 और ये आपका 12 ओम निकल के आ जाएगा। 12 ओम प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध जो है 12 ओम होगा। तो यहाँ पर एक आंसर हमारा निकल चुका है। अब हमको उसके बाद 5 ओम वाले प्रतिरोध का जो है विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर 5 ओम वाले का विभवांतर जब निकालेंगे तो इसके लिए हमको धारा का मान भी पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग धारा निकालते हैं। तो धारा निकालने के लिए पहले हम इस 6 वोल्ट वाले ओम को निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो V बराबर आपका 6 वोल्ट दिया गया है, पहले मैं इसको निकालूंगा। तो V बराबर 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट दिया, 6 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो V बराबर होता है IR, ठीक है। तो यहाँ से I निकालना है तो V बटा R हो जाएगा। तो I बराबर ये हो जाएगा, V का मान 6 है और R का मान आपका टोटल जो है 12 आया है। तो यहाँ पर मैं इसको काटूंगा, 6 दूना 12 यानी 1/2, ये 1/2 एम्पियर आ गया। I बराबर 1/2 एम्पियर आ गया, ठीक है। ये हमारा मान निकल चुका है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, I का मान हमारा निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है 5 ओम वाले प्रतिरोध का हम लोग जो है विभवांतर निकालेंगे। तो 5 ओम वाले का विभवांतर यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर। तो V बराबर IR फार्मूला होता है। तो V बराबर I का मान 1/2 है गुणे, और यहाँ पर R का मान आपका 5 है। तो यहाँ पर V बराबर ये 5/2 हो जाएगा और भाग करेंगे तो यहाँ पर V बराबर 2.5 वोल्ट निकल के आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को इस क्वेश्चन का हल समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग को खुद सॉल्व करना है। और इस तरह का मैंने पहले दूसरे सेट में क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। ये बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको हमने पहले दूसरे सेट में बता दिया है। तो इसको आप लोग जा कर के वहाँ से देख लेना। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इसका हमको उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 5 का A। पहला क्वेश्चन है आपका CH3 और ये CH2 और CH2, ठीक है। उसके बाद Br, यही दिया है। तो इसका IUPAC नाम हमको लिखना है। ये यही चीज़ है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिख लो। अब इसका IUPAC नाम देखिए, तो यहाँ पर पहले नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है और 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोपेन, और पहले नंबर पे जुड़ा है ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो और इसका नाम लिखेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो ये हमारा इसका IUPAC नाम हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो ये वाला। इसको मैं पहले अगर इस तरह से बना लूँ, देखिए ये पहला था, ये दूसरा है। इसको मैं पहले इस तरह से बना लूँ तो CH3, उसके बाद CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन COOH। अब देखो भाई, इसमें 2 कार्बन हैं और एक क्रियात्मक समूह है, तो इसके कार्बन को भी गिना जाएगा। तो कुल मिला के 3 कार्बन हो जाते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक, और ये COH ग्रुप की वजह से अम्ल लिखा जाता है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, और इसका 1 प्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का IUPAC होगा, और चाहे इनको इस तरह से लिखो, चाहे जैसा इसमें लिखा वैसा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो संयोजन अभिक्रिया का आपको एक उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे
अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करा दूँ तो ये आपस में संयोग कर लेंगे और संयोग करके बना लेंगे CaOH का होल टॉयज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा संयोजन अपक्रिया का उदाहरण हो गया। अब उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है क्या नाम है, संतुलित समीकरण लिखिए, यानी इसको संतुलित करके लिखना है। तो देखो इसमें क्या क्या पहले मिलाने के लिए बोल रहा है। बेरियम क्लोराइड, तो मैं यहाँ पर पहले बेरियम क्लोराइड ले लेता हूँ। ये हमारा किसरे का, बी का दूसरा है, बी का दूसरा, बी का दूसरा, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड ले लिया। उसके बाद प्लस एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट, तो यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2, उसके बाद SO4 का होल थ्राइज। ठीक है, अब यही मिला करके हमारा क्या क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4, उसके बाद प्लस AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बन गया। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर इसका 3 मोल ले लो और यहाँ पर इसका 3 का गुणा कर दीजिए तो बेरियम बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 का गुणा कर दूंगा तो ये एल्युमिनियम भी आपका बराबर हो जाएगा Al2। तो ये हमारा संतुलित हो चुका है। यही काम हमको इसमें करना था। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो यहाँ पर क्लोरीन का और सोडियम का करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 8 11, यानी पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका परमाणु क्रमांक 2 8 11 1 पूरा हो जाएगा 11। एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीके से ऐसा कर सकते हैं, ये हुंड का नियम हो गया, ये आपबाउ का नियम हो गया। इसके अनुसार कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब ये सारा चीज़ आप कब समझ पाएंगे, जब आप लोग जो है धातु वाला चैप्टर पढ़े होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको दिया गया होगा, तो वहाँ पर आप लोग ये चीज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का और सोडियम का हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह से बनेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसको विस्तार से जानने के लिए आपको हुंड का नियम, आपबाउ का नियम पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको धातु एवं धातु वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये बराबर नहीं है, संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 3 का गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 3 का गुणा करा दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर 4 का गुणा करा दीजिएगा, यहाँ पे 4 का गुणा करा दीजिएगा और उसके बाद इधर आइए। जब इधर बैलेंस हो जाएगा तो इधर जो बन रहा है ये यहाँ पर, ये तो हमारा बैलेंस रहेगा। बाकी यहाँ पर केवल 4 का गुणा करा दीजिएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। बस यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर भी 4 का, बस बैलेंस हो जाएगा। अगला है, इसमें देखिए C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 6 का गुणा करा दीजिए। यहाँ पर 6 का गुणा करा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और इधर आएंगे तो यहाँ पर भी 6 का गुणा कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर भी 6 का गुणा कर दीजिएगा, तो ये हमारा पूरा संतुलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा क्या है। तो देखिए यहाँ से हम लोग अम्लीय वर्षा के बारे में जान लेते हैं। एसिड रेन जिसको कह सकते हैं। विभिन्न उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO या NO2 आदि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प से क्रिया करके अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं, जो वर्षा जल के साथ जमीन पर आ जाते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो बस केवल आप इतना ही अम्लीय वर्षा के बारे में लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब अम्लीय वर्षा के कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इसको जान लीजिए। अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जल की अम्लता के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद गति से होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अम्लीय वर्षा होने के बाद पेड़ पौधों की गति जो है वो बहुत कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, यानी कि उसकी वृद्धि में परिवर्तन हो जाता है। अगला टॉपिक है तन्यता तथा आघात वर्धनता पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ से पहले आप जो है तन्यता देखिए, पहले तन्यता देख लीजिए, उसके बाद आघात वर्धनीयता देख लीजिएगा।
तो तन्यता में आपको बताना है कि धातुओं को खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं में इस प्रकार के गुण को तन्यता कहते हैं। यानी धातुओं की लंबाई को खींचकर बढ़ा देना जो है किसी प्रकार से, उसी को हम लोग तन्यता कहते हैं। आघात और दीर्घता का मतलब समझ लो। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघात और दीर्घता कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों डिफिनीशन आपको बता दिया है और बहुत ईजी है, आप समझ सकते हो, इसको आसानी से समझ सकते हो, नोट कर लीजिएगा। तो पहले आप इसको दो नोट करने के बाद जो है अब हम लोग मिसेल को समझते हैं। मिसेल क्या है भाई? तो यहाँ पर आप लोग मिसेल के बारे में देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको मिसेल समझाया था। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा नहीं, केवल आपको दिखा देता हूँ। आप लोग जो है थ्योरी इसका देख लीजिए और इसका चित्र ऐसा बना लीजिएगा, बस केवल इतना ही इसमें आपको करना है। अब अगला टॉपिक है हमारा संचारण क्या है। तो संचारण को समझ लेते हैं और उसके बाद इसकी सुरक्षा के उपाय बताना है आपको। तो यहाँ पर संचारण के बारे में देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी अथवा रासायनिक पदार्थों जैसे CO2, SO2, SO3 आदि द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट या क्षय होने की क्रिया संचारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना संचारण कहलाता है। ठीक है। रासायनिक दृष्टिकोण से जंग लगने का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। अब इसके दो उपाय हम लोग जान लेते हैं, यानी इसको रोकने के दो उपाय क्या क्या हैं। तो नंबर 1, धातुओं की सतह पर पेंट करने से संचारण को यानी जंग लगने से रोका जा सकता है। उसके बाद आयरन की सतह पर जिंक एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी आयरन की सतह पर जो है अगर जो है हम गैल्वेनीकरण कर दें तो भी उस पर जंग लगना रुक जाता है। तांबा, लोहा आदि पर टिन, निकिल, क्रोमियम आदि की विद्युत लेपन करके संचारण को रोका जा सकता है। तो इस तरह से तीन विधियों से जंग लगना रोका जा सकता है। तो इसके 3 उपाय हो गए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पर आप पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसको समझाया था। तो यहाँ पर आप केवल डायरेक्टली इसका उत्तर देखिए और उसके बाद यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं बस। उसके बाद ऊष्मा शोषी अपक्रिया देखिए, यहाँ पर इसका परिभाषा देखिए और इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसको समझा दिया था। अब उसके बाद देखिए हमारा जो है पिछले वीडियो में हमने क्या क्या इसमें समझाया था। बायो वाला प्रश्न हमारा जो शुरू होता है, इसमें हमने न्यूरॉन की संरचना के बारे में आपको बताया था। उसके बाद मुकुलन के बारे में भी बताया था। 2 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में मैं करा रखा है। बाकी इसमें जो शेष प्रश्न बच रहा है इसको मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर जो है समझा के बता दूंगा। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।